Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे अडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके एक आर्टिकल है उसके बारे में। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्या प्रोसेस रहता है अपॉइंटमेंट का, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हम इन सभी चीजों को यहां पे डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड आर्टिकल में रोडामिन बी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो वैसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है केमिकल, बट हाल फिलहाल में फूड इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जा रहा है एंड जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी। अब वैसे तो हमने टीबी को एंड करना था, हमारा टारगेट था बाय 2025, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम अभी ट्रैक पे नहीं है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अडहॉक जजेस के आर्टिकल में आपको यह समझना होगा कि हम क्यों अडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह बताया गया कि ऑलमोस्ट जो स्टेट आपकी जुडिशरी है यानी कि हाई कोर्ट, इसमें लगभग 50% तक आपकी सीट जो है वो वेकेंट है, जिसकी वजह से जुडिशरी की वर्किंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है एंड केसेस में डिले देखने को मिल रहा है, जजेस के ऊपर ओवरलोड देखने को मिल रहा है। तो क्या यहां पे अडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट एक सोल्यूशन हो सकता है? तो इसी को हमें यहां पे समझना होगा। सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो इस पूरी चीज के बारे में यानी अडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 224 क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो यहां पर पहले कंसल्ट करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को कि भाई आप आइए अडहॉक बेसिस पे हमारे साथ वर्क कीजिए, एंड इसके लिए उन्हें प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा आपके प्रेसिडेंट से। अब एक चीज यहां पर आपको समझनी होगी कि ये टेम्परेरी जॉब है, तो वैसे तो इनकी पावर सेम रेगुलर हाई कोर्ट के जजेस जैसी ही है, बट ये परमानेंट जजेस नहीं होते हैं। तो कई बार आप ये कह सकते हो कि इनकी पावर हल्की सी यहां पर डाइल्यूटेड आपको लगती है। दूसरी चीज, प्रोसेस क्या है यहां पे अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट के लिए पहले रिटायर्ड जज से आप कंसेंट लीजिए, उसके बाद जो चीफ जस्टिस है वो रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट को स्टेट चीफ मिनिस्टर को, एंड फिर ये आगे फॉरवर्ड की जाती है लॉ मिनिस्ट्री को। अब उसके बाद यहां पर कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, जहां पे प्रेसिडेंट ये कंसल्टेशन करते हैं और इसमें एडवाइस दी जाती है आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि फर्दर एडिट आपके हैं लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है अपॉइंटमेंट का। अब यहां पे आपको समझना होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है कि भाई लाइक इस तरह की अपॉइंटमेंट हमें करनी चाहिए। तो कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बैकलॉग आपको देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 60 लाख के आसपास केस इंडिया के अंदर पेंडिंग है, एंड इन केसेस को कहीं ना कहीं टाइमली सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और इसमें से बहुत से केसेस तो क्रिमिनल नेचर के हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, यहां पर हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें तो लॉ कमीशन ने अपनी वेरियस रिपोर्ट 79 में, 88 में और 2003 में इसकी यूटिलिटी के बारे में कहा है कि भाई जुडिशियल वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब यहां पर वैकेंसी का भी कंसर्न है, जैसा मैंने आपको कहा कि लोक प्रहारी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह कहा था कि भी हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 40% जजेस की पोस्ट जो है आज की डेट में वेकेंट है, और अब ये 2021 का डाटा था, अब ये अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास पहुंच चुका है। अब जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है जुडिशरी का, एंड मोर ओवर उनकी एफिशिएंसी भी बेटर होती है एज कंपेयर टू द न्यू जजेस। तो यहां पर कहा जाता है कि आप यहां इन्हें एक टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी, जैसे अगर आपकी वैकेंसी 20% से एक्सीड करती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे, तो उस केस में आप अडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो, या आपके जो पेंडेंसी है केसेस की वो 10% है या उससे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों में, तो तब भी आप ये मान के चलें कि आप अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब 5 साल से पुराने केसेस की पेंडेंसी अगर 10 साल हो गई है तो उस केस में भी कर सकते हैं। एंड अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में
डिले हो रही है, रेगुलर जजेस की अपॉइंटमेंट में डिले हो रही है, तब भी आप यहां पे क्या कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अब करना क्या है, आपको एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करना है जिसमें रिटायर्ड और सून टू बी रिटायर्ड जजेस होंगे, एंड फिर आप उनको अपॉइंट करते हो 2 से 3 सालों के लिए, 2 से 5 जजेस को वो सर्व करते हैं हाई कोर्ट में एज अ एडहॉक जज, और इनको पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है। अब ऐसा जस्टिस सूरजभान के केस में, जस्टिस ओपी श्रीवास्तव के केस में हमने पहले भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि हम एडहॉक जजेस को यहां पे अपॉइंट कर रहे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि इमीडिएटली आपको जो पेंडिंग केसेस है उसमें रिलीफ मिल जाएगा, कि आपका वर्कलोड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एंड दूसरी चीज, यहां पर आपको एक्सपीरियंस जजेस मिलेंगे एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको मिलता है। वैसे तो मैं आपको यूएस का अगर कल्चर बताऊं तो यूएस में अगर एक पर्सन जज बनता है तो जब तक वो जिंदा है, अपने प्रॉपर फिजिकल और मेंटल स्टेट में है, तब तक वो जज रहते हैं। इंडिया में ही ये रिटायरमेंट एज का फंडा रहता है, जहां पर 62 इयर्स रिटायरमेंट एज की गई है। वैसे यूएस में कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। तो यहां पर उसी तरह की एक, आप ये कह सकते हो कि टेम्परेरी बेसिस पे हम जजेस को टेन्योर को एक्सपैंड करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम भी है कुछ, कि भाई इससे तो ये होगा कि रेगुलर जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें एक तरह का आपको रोक देखने को मिलती है। मतलब आप ये मान के चलो कि यू विल नॉट बी हैविंग मच ऑफ द एक्शन गोइंग ऑन विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देन यहां पर आपको एक लिमिटेशन ये भी देखने को मिलती है कि भाई इनकी जो पावर और स्टेटस है वो परमानेंट जज जैसा, थोड़ा उस जैसा नहीं है, थोड़ा डिल्यूटेड रहता है। एंड यहां पर इनकी अपॉइंटमेंट में कई बार आपको डिलेज भी देखने को मिलते हैं। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, पहली बात तो रेगुलर जजेस को आप जल्द से जल्द अपॉइंट कीजिए। जो कोलिजियम सिस्टम है यहां पर उसकी ड्यूटी बनती है कि रेगुलर जजेस की अपॉइंटमेंट को आप स्ट्रीमलाइन कीजिए। मोर ओवर जजेस को प्रॉपर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए एंड इनको कहीं ना कहीं आप अपडेट कीजिए लॉ और प्रैक्टिसेस के कोर्सेज के साथ। देन आप बेंच स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हो, जिससे परमानेंटली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आप रेगुलर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस। सेकेंड आर्टिकल में वी गोना टॉक अबाउट अ पोल्यूटेंट। अब इसमें हम बात करेंगे रोडेमिन बी की। वैसे तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, बट इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ के इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्री में यूज होने वाला रोडेमाइन एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग केमिकल है, जो कि कहीं ना कहीं डीएनए को डैमेज करता है, डीएनए को म्यूटेट करता है एंड पोटेंशियली कैंसर कॉज कर सकता है। इसमें कैंसर कहां पर होगा? लीवर और ब्लैडर में। अब यहां पे ये ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को इक्वली इंपैक्ट करता है। एल्डरलीज, बच्चे एंड इवन जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, उनके ऊपर ज्यादा इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। एंड यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि जो फूड आपकी अथॉरिटी है उसने इसको कहीं ना कहीं बैन करने की बात की है एज अ फूड प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग है। तो आज की डेट में कैंडीज हैं, बेक्ड गुड्स हैं, उनमें इसका यूज होता है। आपने कभी बुढ़ी के बाल खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज वो बुढ़ी के जो बाल होते हैं वो पिंक कलर के, वो एक्चुअल में इसी चीज से बनी होती है। देन कॉटन कैंडी के अलावा स्ट्रीट फूड में जो चाउमीन आप बहुत स्वाद से खाते हैं उनमें भी यूज होती है, कन्फेक्शनरीज में भी यूज होती है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर ऐसे हार्मफुल एडिटिव्स को यूज करने से रोका गया है। अब इसमें यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन में भी इसको हाई कंसर्न सब्सटेंस बताया गया है, तो कॉस्मेटिक वगैरह में इसका यूज जो है उसको बैन किया गया है। अगर इंडिया में हम बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की, तो यहां पर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करती है एंड ये रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट किसी भी फूड आर्टिकल की। तो उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। यूजुअली अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं तो उसके लिफाफे के पीछे इस एजेंसी के बारे में लिखा होगा कि FCI अप्रूव्ड, तो ये चीज आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NTB के बारे में। देखो, जो ये टीबी है ये एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो कॉज की जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा।
अब ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो स्नीजिंग, कफिंग और इवन आप अगर किसी क्राउडेड प्लेस में है, किसी एक पर्सन को ये बीमारी है तो उससे दूसरे पर्सन को भी हो सकती है, मतलब एयर के थ्रू भी ये कम्युनिकेट कर सकती है। अब इसके अंदर दो तीन चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जैसे क्या सिम्टम्स इसमें रहते हैं। रात को पसीना आना, फीवर आना, वेट लॉस, इवन कफिंग होना 2-3 हफ्तों तक, और उसके अलावा कफ में ब्लड आना, ये कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट ये सिम्टम सिर्फ पल्मोनरी टीबी के केसेस में देखने को मिलते हैं। जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है तो उस केस में ये सिम्टम बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब पल्मोनरी टीबी जो होती है वो लंग्स को इंपैक्ट करती है, वेयर एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आपके लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन को यहां पर इंपैक्ट करेगी। अब पूरे इस टीबी को खत्म करने के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए थे, एंड इस प्रोग्राम का नाम था एंड टीबी टारगेट, जिसमें हमें इसे अचीव करना था बाय 2025। तो जिसमें हमने कहा कि भाई 90% रिडक्शन करेंगे टीबी की रिलेटेड डेथ्स में, 80% रिडक्शन करेंगे न्यू केसेस में, एंड 0 टीबी इफेक्ट ऑन फैमिलीज, कि भाई किसी की डेथ ना हो टीबी से, उसकी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, वहां पर भी हमारा फोकस रहता है। अब दो और टाइप के टीबी आपको देखने को मिलते हैं, वन इज लेटेंट टीबी एंड वन इज एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी को हम फिर भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, बट लेटेंट टीबी क्योंकि इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 पब्लिश हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि भाई आपके टीबी के जो केसेस है वो लगभग 27,80,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, एंड मोर्टेलिटी रेट आपका डिक्रीज किया है। अब यहां पे इसके लिए कुछ ड्रग्स को यूज किया जाता है। आप ड्रग्स का नाम चाहे याद कर सकते हो, बट अगर ड्रग्स टाइमली ना ली जाए तो उस केस में यहां पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकता है, या एक्सडीआर टीबी, यानी जो टोटली रेजिस्ट करती है किसी भी टाइप की मेडिसिन को, वैसी टीबी भी केसेस आपको देखने को मिलते हैं अगर टाइमली मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाता है तो उस केस में। अब यहां पर क्या की अचीवमेंट इस रिपोर्ट में हमें पता लगती है। पहली चीज, हमें केसेस की नोटिफिकेशन में इंक्रीज देखने को मिला, मतलब हाईएस्ट केस नोटिफिकेशन आज की डेट में मिल रहा है। तो मतलब टीबी का जो डिटेक्शन है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंप्रूव हुआ है। मोर ओवर डेथ्स जो है टीबी के कारण वो 24% से आपकी डिक्लाइन की है, और ये ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल से भी बहुत बेटर परफॉर्म किया है हमने इसमें। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया था आर्टिकल में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दैट इज कुडुमश्री। इसने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करके टीबी के केसेस को एलिमिनेट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो आप इस केस स्टडी को अपने एग्जांपल में यूज कर सकते हैं कि हाउ वी कैन फाइट टीबी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब टीबी के केसेस क्यों इंडिया में कम नहीं हो पा रहे हैं, यह भी एक मेजर प्रॉब्लम है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो माइग्रेंट्स के साथ आती है, या वनरेबल सेक्शन के साथ, या वनरेबल ग्रुप्स के साथ है। माइग्रेंट एक वनरेबल ग्रुप है, बिकॉज अगर आप ये मान के चलें कि वो एक एरिया में नहीं रुक पा रहा है, अलग अलग एरिया में घूम रहा है, तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से टीबी को केटर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब खासकर वो वर्कर्स जो माइंस में काम कर रहे हैं, स्टोन कटिंग वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां पर फाइन डस्ट है और कहीं ना कहीं सिलिकॉसिस को आपको देखने को मिल रहा है, तो उन वर्कर्स के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एंड इवन अगर माइग्रेंट लेबर्स की बात करी जाए, या जो लोग बिलो पॉवर्टी आते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ये केसेस आपके उन इलाकों में ज्यादा बढ़ते हैं जहां पर खाना अच्छा नहीं है। अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि भी इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केसेस ऑलमोस्ट 24% आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रिक्वेंटली इनको डिटेक्ट करने में हम फेल होते हैं, काफी बार डिले देखने को मिलता है, और कई बार मिस डायग्नोसिस भी देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें डायग्नोस्टिक टूल को इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड क्योंकि जो आपके हाई एंड टूल्स हैं, जैसे ट्रूनेट एंड जैसे आपका सीबी नेट, तो ये टूल्स जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टूल हैं, इनकी अवेलेबिलिटी हमें इंश्योर करनी पड़ेगी, बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण इन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, इनको डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज की हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत है, जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं बेटर एंड
इफेक्टिव वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर इस पूरे आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आई होप आपको सभी आर्टिकल समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।